तो चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल न्यू के ट्यूशन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी को देखने वाले हैं। और हिंदी में हम लोग का चैप्टर 2 चल रहा था, जिसमें पार्ट 1 में हम लोग देख चुके थे। उसने कहा था इस चैप्टर का लेखक के परिचय को देख लिए थे बहुत अच्छे से, और कहानी में पार्ट 1 को हम लोग अच्छे से क्लियर कर लिए थे। तो इसके लेखक कौन थे, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए हैं। इसके लेखक जो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं इसके लेखक हैं, ठीक है। और यह पूछेगा कि यह पाठ की कौन सी विधा है, तो आप लोग क्या बताइएगा जी? कहानी है। यह एक कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही अच्छा कहानी है। अगर बताएं इसके मेन पार्ट कौन है, मुख्य पात्र अगर पूछे तो इसका मुख्य जो पार्ट है वो लहना सिंह है। लहना सिंह यह एक फौजी है, ठीक है। यह एक फौजी है जिसके बारे में कहानी में लिखा हुआ है। पार्ट 1 में आप लोग देख चुके हैं। अब पार्ट 2 को देखने वाले हैं। अगर पार्ट 2 को हम लोग को पढ़ना है तो इससे पहले हम लोग इसके कुछ शब्दार्थ को देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट शब्दार्थ हैं उसका अर्थ हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग इस कहानी को अच्छे से पढ़ सके। तो देखिए, इसमें एक वर्ड है गनीम। शब्दार्थ को हम लिखवा देते हैं पहले, ताकि आप लोग कहानी में अगर कोई वर्ड आता है तो उसका अर्थ आप लोग जान ले। गनीम है, गनीम का अर्थ जो होता है वो होता है दुश्मन, यानी कि आपका जो शत्रु होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? गनीम कहते हैं। ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे शब्दार्थ को, जो हमें कहानी में पढ़ते समय इम्पोर्टेंट है उसी को लिखवा दे रहे हैं, ताकि कहानी में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो। एक है विदूषक। इससे एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा। कहानी में आप लोग पढ़िएगा तो विदूषक का एक वर्ड आएगा। इसका मतलब होता है कि जो जोकर होता है, जिससे मजाक किया जाता है, वही जो होता है विदूषक कहलाता है, ठीक है। एक है वर्ड मानदे। मानदे का मतलब होता है ठंडा, ठीक है। मानदे का मतलब क्या होता है जी? ठंडा, याद रखिएगा। अब है खान सामा। खान सामा, देखिए खाने पीने का जो जगह होता है उसी को खान सामा कहते हैं, यानी कि रसोई घर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। रसोई घर। अब है एक वर्ड खोते। देखिए खोते किसको कहा जाता है? तो खोते गधे लोगों को कहा जाता है। जो गधे होते हैं उनको क्या कहते हैं जी? खोते कहते हैं। बूढ़े लोग ज़्यादातर ये यूज करते हैं। खोते हो क्या एकदम से, तो मतलब गधे। बात समझ रहे होंगे। एक होता है जलजला। जलजला का मतलब क्या होता है जी? भूकंप। अभी पार्ट 2 में हमारा ये वर्ड आएगा। आप लोग पहले ही इसका अर्थ देख लीजिए, ताकि पढ़ते समय कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। अब है वर्ड हमारा पाधा। तो पाधा किसको कहते हैं जी? पुरोहित जी लोगों को क्या कहते हैं? पाधा कहते हैं। पुरोहित लोगों को क्या कहते हैं? पाधा कहते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा ये सब वर्ड। एक है सौहरा, ठीक है। तो सौहरा ना एक प्रकार की गाली होती है, ठीक है। सौहरा वर्ड आएगा, यह क्या होता है? एक प्रकार की गाली होती है, एक गाली है, ऐसे शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। वर्ड आएगा तो आप लोग समझ जाइएगा। और मुरब्बा एक वर्ड है, मुरब्बे, ठीक है। ये जमीन को कहा जाता है मुरब्बे। नहर के पास में जो जमीन होते हैं उनको क्या कहते हैं जी? मुरब्बे कहते हैं। नहरों के पास के जमीनों को मुरब्बा कहते हैं। नहरों के पास जमीन, ठीक है। इतना तक आप लोग अच्छे से एकदम समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। अब कहानी में है पार्ट 2 में, राम राम यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे बैठे हड्डियां अकड़ गई है लुधियाने से। 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से। पिंडलियों तक कांच में धंसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता ही नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कूनी निकल गई तो चट्टाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। मतलब कह रहा है कि आपस में लोग बात कर रहे हैं कि राम राम यह कोई लड़ाई है जी। मतलब कि वहाँ पे लड़ाई में क्या हो रहा है? केवल बम गोला चलते आ रहा है आसमान से। गैबी गोला हमने बताया है। गैबी मतलब होता है आसमानी, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। गैबी मतलब होता है कि जो आसमानी गोले आते हैं उसी को गैबी गोला कहते हैं, आसमानी, ठीक है। तो इस लड़ाई में क्या हो रहा है जी कि फौजी लोग हाथों हाथ लड़ाई नहीं कर रहे हैं। और हमारे देश के जो सैनिक होते हैं क्या होते हैं जी? लड़ाई के लिए एकदम जोश रहता है उनमें, सोचते हैं कि कब जल्दी से लड़ाई हो। और ये लोग जो है खंदक में केवल दिन दिन भर बैठे रह रहे हैं और बैठे बैठे इनका
हड्डी अकड़ गई है। बोल रहे हैं कि वहाँ पे लुधियाना जो है एक जगह, वहाँ से भी 10 गुना ज़्यादा ठंडा वगैरह भी है। और कह रहा है कि कभी कभी अगर हाथ जो है खंदक से बाहर निकल जाता है, केवनी वगैरह अगर बाहर ऐसे निकल गया तो क्या होता है जी, केवनी पे चटाक से गोली वगैरह पड़ जाती है, क्योंकि वो जो इलाका है उधर केवल गोली बम बारूद यही सब चल रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि लहना सिंह और 3 दिन हैं, 4 तो खंदक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। मतलब कह रहा है कि 3 दिन जो है और बचा हुआ है। कितना दिन और बचा हुआ है जी? 3 दिन। 4 दिन जो है हमारा बीत चुका है, 3 दिन बचा है और 7 दिन के बाद में क्या आ जाएगा जी? रिलीफ आ जाएगा, मतलब छुट्टी मिल जाएगा। आगे कह रहा है कि अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल किसी हरी घास है। ये वाले वर्ड को आप लोग एकदम अच्छे से याद रखिएगा। बोल रहा है उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है। ये वर्ड पूछता है, ये लाइन दे देगा और पूछेगा कि यह किस पार्ट से लिया गया है। आप लोग क्या बताइएगा जी? उसने कहा था। इसी चैप्टर से यह लाइन लिया गया है कि उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है, लाख कहते हैं दाम नहीं लेती है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। मतलब कि ये लोग दूसरे देश के लिए लड़ने के लिए गए हैं। हमारे देश के फौजी जो हैं, लहना सिंह वगैरह और भी कुछ सैनिक हैं जो दूसरे देश में लड़ने के लिए गए हैं। ठीक है, तो वहाँ की जो एक फिरंगी मैम है वो बहुत सारे इन लोगों को फल खिलाते रहती हैं, दूध देते रहती हैं और 1 भी रुपया नहीं लेते। क्या कहती हैं? पैसा जब देते हैं लोग तो कहती हैं कि तुम जो हो हमारे मुल्क के राजा हो, इसको हम लोग को बचाने के लिए तुम अपने जान पर खेलकर लड़ाई कर रहे हो, इसलिए उनसे 1 भी पैसा नहीं लेती और दूध फल आराम से एकदम देती हैं, आराम से जी भर के खाइए। आगे कहता है कि 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। देखिए बात को ध्यान से सुनिएगा, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ जाता है और बिना लड़े सिपाही। मतलब लड़ाई अभी सिपाही लोगों का नहीं हुआ है, एकदम अब सिपाही का मन व्याकुल हो गया है। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। तो मतलब इन लोगों के जो गुरु होते हैं दरबार, क्या कहते हैं उसको, दरबार साहब, वहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हम अकेले, अगर लड़ाई का जब हमको हुक्म मिल जाए तो क्या करेंगे जी? अकेले 7 जर्मनों को नहीं देख लिए ना तो हमको दरबार साहब के पास में माथा टेकने का भी नहीं अवसर मिले। ऐसा करें। इनके मन में इतना अब जोश हो गया है लड़ाई के लिए कि अकेले बोल रहे हैं कि हम 7 जर्मनों को देख लेंगे। मतलब लड़ाई किसके खिलाफ है? याद रखिएगा, जर्मनी लोगों के खिलाफ में ये लड़ाई छिड़ गई है। जर्मन है यहाँ पे खिलाफ है, मतलब इनके साथ में लड़ाई हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि पाजी कहीं के केलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो मतलब कि अगर एक बार धावा करने के लिए बोला गया था तो ऐसा बम का गोला फेंकते थे कि 4-4 मील तक कोई भी जर्मन दिखाई नहीं देता। मतलब सभी जर्मन लोगों को क्या करते थे? मार दिए थे और भगा दिए थे। 4-4 मील सोच सकते हैं कितना दूर दूर तक एक भी जर्मन दिखाई नहीं पड़ता था। ठीक है, और बोल रहे हैं कि अगर फिर से कमान हटाने को हमको नहीं कहते तो अभी और क्या से क्या कर देते हैं, इनका कोई ठीक नहीं है। आगे कह रहा है कि नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। देखिए बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है सूबेदार कौन है, तो हजारा सिंह जो है हमारा सूबेदार है। कहानी में सूबेदार कौन है? हजारा सिंह, याद रखिएगा, यह एक सूबेदार है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको हम बोर्ड पे लिखते जाएंगे, आप लोग को घबराने का थोड़ा भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यह मुस्कुरा कर बोलता है लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। मतलब कि लड़ाई का जो मामला है वो जमादार बोल दे या फिर कोई नायक बोल दे तो उससे नहीं होता है। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं, जो बड़े बड़े अफसर होते हैं वो दूर की सोचते हैं, तब जाके लड़ाई करते हैं या फिर बात बना देते हैं। वैसे ही 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला कि सूबेदार जी यह बात जो है सच है, पर करे क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है। मतलब वहाँ पे ठंडा का इलाका है, पहले ही हम लोग पढ़े, लुधियाना से भी 10 गुना ज़्यादा वहाँ पे ठंडी पड़ रही है और इन लोग का हड्डी जो है वहाँ पे बैठे बैठे एकदम अकड़ गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झड़ रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, एक भी धावा हो जाए, एक भी लड़ाई का अवसर मिल जाए तो क्या हो जाए जी? गर्मी शरीर में आ जाएगा। उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल,
वजीरा तुम चार जन बाल्टियाँ लेकर खाई के पानी बाहर फेंको। वजीरा बोलता है कि तुम 4 जन मिल के, 4 लोग मतलब मिल के बाल्टी से जो पानी है उसको बाहर निकालिए। ठीक है। महासिंह शाम हो गई, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दो। जो पहरा लगा होता है वहाँ पे सैनिक लोग पहरा लगाते हैं, तो बोल रहा है महासिंह अब शाम हो गया है, पहरा बदल दो। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगा। जितना भी खंदक है, जहाँ जहाँ सैनिक बैठे हुए हैं वहाँ पे अब सूबेदार जो है चारों ओर अपना पहरा लगाने लगा, देखने लगा कौन क्या कर रहे हैं। वजीरा सिंह पलटक का विदूषक था। देखिए विदूषक बात बताए थे, पढ़ाए थे उसी समय। ये पलटक में विदूषक कौन है जी? वजीरा सिंह है, याद रखिएगा। वजीरा सिंह यह जो है एकदम जोकर जैसा था, हंसाते रहता था लोगों को वहाँ पे, इसी से लोगों का वहाँ पे मन लगता था। ठीक है। तो वजीरा सिंह जो था वो पलटन का जोकर था। बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ। पाधा मतलब समझते हैं ना, पुरोहित। तभी लिखवाए थे आपको, देखिए पाधा मतलब पुरोहित। तो यह बोलता है कि मैं पुरोहित बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहरा सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद पानी पंजाब में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। देश क्या है जी? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। मतलब वहाँ पे जो है फल उगाने वाला बहुत बढ़िया इलाका है, तरबूजा वगैरह लगा सकते हैं हम लोग अच्छे से। तो ये बोल रहा है कि वहाँ पे हम लोग 10 गुना जमीन भी ले लेंगे अगर लड़ाई के बाद में बचे रहे तो। ठीक है। लाड़ी होड़ा को भी यहाँ बुला लोगे, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम? मतलब लाड़ी होड़ा बताए थे आपको, स्त्री को क्या बोलते हैं जी? लाड़ी होड़ा कहते हैं, अभी लिखवाए थे ना। अच्छा चलिए, लाड़ी होड़ा बात को याद रखिएगा। स्त्री को क्या कहते हैं जी? लाड़ी होड़ा कहते हैं। ठीक है। तो बोलता है कि क्या लाड़ी होड़ा को भी यहीं पे बुला लोगे या फिर वही फिरंगी मैम को बुलाओगे? तो चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते हैं। देखिए बात याद रखिएगा, सिख जो है कभी भी तंबाकू नहीं पीते हैं। सिख जो होते हैं वो तंबाकू नहीं पीते हैं। ठीक है। तंबाकू को वो पीना बंद किए हैं, वो पीते ही नहीं है तंबाकू को। आगे कहता है कि वह सिगरेट देने में हठ करती है, ओठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए नहीं लड़ेगा। जो फिरंगी मैम है वो क्या करती है जी? वो सिगरेट पिलाया करती है और ये बार बार कहता है कि नहीं पियेंगे, लेकिन वो समझती ही नहीं है कि सिख जो है तंबाकू को पीते ही नहीं है, और बार बार वो देते रहती है, ये बार बार पीछे हटते रहते हैं। ठीक है। तो वो समझ लेती है क्या कि ये राजा जो है, इसको राजा ही बुलाया करती थी लाना सिंह को, वो समझती है कि ये जो है गुस्सा हो गया, हमारे मुल्क के लिए अब लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? बात हो रही है आगे कि बोधा सिंह जो है वो कैसा है। तो बात हो रही है कि अच्छा है, जैसे मैं जानता ही न हूँ। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। जैसे कि लहना सिंह जो है वो बोधा सिंह का बहुत ख्याल रखता है जी। लहना सिंह जो है वो बोधा सिंह का बहुत ख्याल रखता है। अपना जो कंबल है, दोनों का दोनों कंबल उसको उड़ा देता है। किसको? बोधा सिंह का। क्योंकि वो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसका तबीयत जो है खराब रहता है, तो यह जो है अपना भी कंबल उसी को उड़ा देता है और अपनी सिगड़ी के सहारे केवल अपना गुजारा कर लेता है। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम न मांदे पड़ जाना, मतलब तुम कहीं ठंडे में नहीं पड़ जाना। जो अपना है वो उसका भी पहरादारी क्या कौन करता है जी? लहना सिंह खुद कर देता है और उसको सुलाते रहता है, अपने कीचड़ में पड़ा रहता है। जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे मतलब ये ज़मीन, ठीक है, ज़मीन जो है नहीं मिला करते हैं। आगे कर रहा है कि मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल का खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। मतलब इसके लाना सिंह जो है उसके मरने की इच्छा कैसी है? ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था। क्या बताइएगा जी? इसका जो मरने का इच्छा है कि वो अपने भाई जो है कीरत सिंह, याद रखिएगा, एक कीरत सिंह है उसका भाई है, इसी के गोद में उसको मरने की इच्छा है, और एक पेड़ है उसके छांव में उसको मरने की इच्छा है। कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर हो और हाथ में लगाए हुए आंगन के आम का पेड़ हो। किसका पेड़ हो जी? आम के पेड़ के नीचे
ये मरने की इच्छा रखता है? कौन? लहना सिंह। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए इसको बता दिए हैं, आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। आगे कहता है कि वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मरने की लगाई है मेरे जर्मनी और तुर्क? हाँ भाइयों कुछ गाँव, हाँ कैसे, ये लिखा हुआ है। चलिए इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि ए दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली मंडी में, उसका जो लिखा हुआ है उसका अर्थ बता रहे हैं। ए दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली मंडी में लौंगों का व्यापार कर लेना, अरी नाड़े का सौदा भी कर लेना। ओए अब हमें कद्दू चखना, ए गोरे वर्ण वाली। गोरे मतलब समझ में आता है, फिरंगियों को गोरा कहा जाता है, ठीक है। कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसा लुच्चे के गीत गाएंगे, पर सारी खंडक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे से हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो। मतलब 4 दिन से वो लोग कैसे एकदम मौज मस्ती में गीत वगैरह गाते हुए एकदम दिन बीत गया 4 दिन। अब तीसरा पार्ट है कहानी का, देखिए 2 पार्ट हम लोग का खत्म हो गया, अब तीसरा पार्ट में क्या होता है देखते हैं। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरन कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह का भी दोनों जो कंबल है उसको भी ले लिया है, और कौन बिस्कुट के जो तीनों टीना है उस पर अपना कंबल को बिछा लिया है, ठीक है। कौन? बोधा सिंह, याद रखिएगा। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, बोधा सिंह जो है वो बहुत दुबला है, उसको उसी पर एकदम लहना सिंह का ध्यान रहता है। और अब बोधा सिंह जो है कराह रहा है। क्यों बोधा भाई क्या है? लहना सिंह बोलता है, क्यों बोधा भाई क्या हो गया, पानी पिला दो। वो बोधा सिंह बोलता है कि पानी पिला दो। लहना सिंह जो है उसने कटोरा उसके मुंह में लगाकर कहा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा सिंह बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। लहना सिंह अपना जर्सी देने को कह रहा है, ठीक है। वो एकदम ठंडे से काँप रहा है, कौन? बोधा सिंह। और यह जो है बोलता है कि लो अब मेरी जर्सी पहन लो। तो वो बोलता है कि और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है। वो बोलता है उसको बचाने के लिए, उसको ठंड से बचाने के लिए बोलता है उतना ठंडी में भी कि मुझे गर्मी लग रही है और मेरे पास सिगड़ी है, पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मेमे बुन बुन कर भेज रही हैं, गुरु उनका भला करे। यो कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? मतलब कि जो लहना सिंह है वो झूठ बोलकर कैसे भी करके उसको बचाना चाहता है। किसको? बोधा सिंह को। वो अपना जो जर्सी है उसको भी उतार कर उसको दे दिया और बोलता है झूठ कि हम लोग को मेम साहब जो हैं बहुत सारी जर्सियाँ भेज रही हैं बिलायत से, और ये जर्सी ले लो, अभी दूसरा जर्सी आएगा वो हम पहन लेंगे। ऐसा कहकर उसको झूठ बोलकर कैसे भी उसको अपना जर्सी दे देता है। फिर बोलता है कि यो कहकर नाही करते बोधा हो। बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। देखिए बात कहा ना कि मेम की जो जर्सी वाली कथा थी, बोला कि वो जर्सी भेजा करती, वो केवल एक कथा थी, झूठ बोला था, ठीक है। और उसको कैसे भी करके जर्सी दे दिया। वो नहीं पहन रहा था लेकिन ज़बरदस्ती करके उसको जर्सी अपना पहना दिया और खुद पहरे पर आ गया है। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। खाई के मुंह से, देखिए यहाँ पे छल होगा, बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उधर से आवाज़ आती है, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब। लेफ्टिनेंट साहब जो हैं इसके बड़े ऑफिसर हैं। हुकुम हजूर कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। बता रहा है उधर से कोई आया हुआ है, ठीक है। लेफ्टिनेंट साहब कहते हैं इसको सूबेदार जी, और वो बोलता है कि देखो अभी से यहाँ से मील भर की दूरी पर जर्मन खाई है, ठीक है। उधर क्या है? एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। बता रहा है, झूठ बोल रहा है कि उसमें 50 से भी ज़्यादा जर्मन नहीं है। उसको हम लोग आराम से क्या कर देंगे जी? मार देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे होता क्या है। फिर बोल रहा है कि इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत कटकर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े
करके आया हूँ। झूठ बोलता है कि जहाँ पे मोड़ है वहाँ पे हम 15 जवान खड़ा करके पहले ही से आ गए हैं और तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले जाओ। बोलता है कि यहाँ पर केवल 10 गो आदमी को छोड़ दो तुम, ठीक है, और वहाँ पे हम 15 गो आदमी को ले छोड़ कर आए हैं, तुम 10 गो आदमी यहाँ पे छोड़ दो और बाकी सबको वहाँ पर लेके चले जाओ। और बोलता है कि खंदक छीन कर वही जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेंगे, ठीक है। बोल रहा है कि मैं जो हूँ यहाँ पे रहूँगा और तुम जो हो वहाँ पे सब आदमी को लेकर चल जाओ, केवल 10 आदमी को छोड़ दो। जब तक दूसरा हुक्म न मिले, जब तक दूसरा ऑर्डर न मिले तब तक वहाँ से हटना नहीं, बोल दिया है पहले ही। तो वो बोलता है जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए, बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लाना सिंह ने उसे रोका। लाना सिंह जो है तब जाके उसको क्या किया जी, रोका। और बोलता है लाना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से, देखिए बोधा जो है, बोधा सिंह जो था, कहाँ पर अभी लिखे थे तो देखिएगा, बोधा सिंह जो है उसका तबीयत बहुत खराब रहता है। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, रुकिए दूसरा मार्कर ले लेते हैं, तब तक से आप लोग इसको देखिएगा। हाँ जी, तो देखिए जो बोधा सिंह है उसका तबीयत बहुत खराब है और उसके पिताजी जो है, उसके पिताजी का क्या नाम है बोलता है, रुकिए कहानी में देखते हैं। हाँ जी, तो बोधा सिंह जो है, बोधा सिंह को लाना सिंह रोका। बोधा के बाप जो है सूबेदार, बोधा जी के बाप कौन है? सूबेदार हैं, याद रखिएगा, सूबेदार इसका बाप है, बोधा सिंह का मतलब पिताजी हैं। वो बोलता है, उसे उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लाना सिंह समझकर चुप हो गया, ठीक है। लाना सिंह को इशारा किया बोधा सिंह की ओर, कौन? सूबेदार, ठीक है। तो जो लाना सिंह है वो अब चुप हो गया, समझ गया इशारा को। और आगे क्या होता है, पीछे 10 आदमी कौन रहे हैं, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। मतलब कि जो 10 आदमी वहाँ पे रुकना था, अब कौन कौन 10 आदमी वहाँ पे रुके, ये बात के लिए बहुत ज़्यादा क्या हुआ, आपस में बहस हुआ। आगे कहता है कि कोई रहना न चाहता था, समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। समझा बुझाकर मतलब सूबेदार कैसे भी 10 आदमी को वहाँ पे रुकवाया। लपटन साहब लाना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। देखिए अभी पहले ही हम बताए थे कि सिख जो है वो क्या है, सिगरेट कभी भी नहीं पीते हैं, सिख सिगरेट नहीं पीते हैं। और वहाँ पे जो आया था वो लपटन, वो क्या करता है, लाना सिंह जो है उसके उधर से मुंह को इधर तिरछा में फेर लिया है और खुद सिगरेट निकाल कर क्या करता है जी, सुलगाने लगा। 10 मिनट बाद उन्होंने लाना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियोगे। मतलब कि वो समझ गया होगा लाना सिंह अब कि सिख जो रहते हैं वो तो कभी सिगरेट पीते ही नहीं है, लेकिन इसको भी कहता है, खुद तो पी ही रहा है, इसको भी बोल रहा है कि लो सिगरेट पियोगे। तो आंख मारते मारते लाना सिंह सब समझ गया। अब लाना सिंह जो है यहाँ पे सब कुछ समझ गया कि जरूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, दाल में यहाँ पे क्या है जी, काला है, ठीक है। अब कहता है, मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। झूठ मूठ का वो भी बोल दिया कि लाओ साहब। अब उसको परखने के लिए देखिए क्या करता है, लाना सिंह जो है बहुत यहाँ पे समझदार फौजी है, ठीक है। उतने लोगों में बहुत समझदार फौजी जो है लाना सिंह है। अब इसके बाद क्या करता है, वो भी झूठ मूठ का बोल दिया कि लाइए साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुँह देख लिया। हाथ आगे जब किया वो सिगरेट के लिए, त्यों ही वो अचानक से देख लिया सिगड़ी के उजाले से, ठीक है। सिगड़ी के उजाला से उसने उसका मुंह देख लिया, बाल देखा, उसका क्या देख लिया जी, बाल देखा। तब उसका माथा ठनक गया। अब उसका क्या होता है जी, दिमाग चकरा गया कि ओ यहाँ पे गड़बड़ हो गया। लपटन साहब के पट्टियों वाला बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए। मतलब कि जो सिख होते हैं उनका तो बाल आप लोग जानते होंगे बड़े बड़े होते हैं, और इसका जो बाल है उड़ा हुआ है जी। वो देख कर चौंक गया। फिर कहता है उनकी जगह कैदियों से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए, कैदियों के जैसे कटा हुआ उसका जो बाल था लपटन का, ठीक है। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल काटने का मौका मिल गया है। लाना सिंह ने जांचना चाहा। वो एक बार उसको डाउट भी हुआ कि शायद शराब पी के नशा में क्या हो गया जी, बाल कट गया होगा, लेकिन एक बार उसको जांचने का सोच लिया। और कैसे करता है देखते हैं। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। लपटन साहब जो थे उसके 5 साल से उसके साथ में मतलब थे रेजिमेंट में, और उसका हाव भाव तो जान गया होगा कैसा होता है, और कुछ उसको गड़बड़ लगा होगा तो उसको जांचने का सोचता है। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? उससे बात करता है। लड़ाई खत्म होने पर क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? वो बोलता है, लपटन बोलता है कि क्या यह देश तुमको पसंद नहीं है, हिंदुस्तान क्यों जाना चाहते हो?
फिर आगे होता है नहीं साहब शिकार के वे मज़े कहाँ यहाँ है, मतलब कि यहाँ पे शिकार के वे मज़े कहाँ है। याद है पार्सल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। तो वो बोलता है हाँ हाँ वही, जब आप खोते पर सवार थे, खोते मतलब गधे, गधे पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। खानसामा मतलब आपको बताए थे रसोई घर, ठीक है, वहाँ पर जल चढ़ाने के लिए मंदिर में रह गया था। बेशक पाजी कहीं नहीं कहीं का सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी देखी नहीं। झूठ-मूठ का एक कहानी बनाकर बोलता है उसको परखने के लिए कि सामने से वहाँ नील गाय नकली निकली और ऐसा नील गाय तो हमने कभी देखा ही नहीं। और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना, आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। हाँ पर मैंने वह विलायत भेज दिया। झूठ-मूठ का बोलता है वो भी अपना बात कैसे भी बनाने के लिए। लपटन बोलता है कि हाँ उसको तो अब मैंने विलायत में भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंग 2-2 फुट के तो होंगे। वो झूठ-मूठ का बोलता है नील गाय का सिंग होता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो बोलता है कि ऐसे बड़े बड़े सिंग जो है 2-2 फीट के तो होके करेंगे। तो हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। वो झूठ-मूठ का वो भी बोल दिया कि 2 फुट 4 इंच के थे। अब तो एकदम पकड़ा गया होगा। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ। वो अब लाना सिंह तो एक सिख है और सिख कभी सिगरेट नहीं पीते हैं। तो झूठ-मूठ का वो भी बहाना कर दिया कि हाँ साहब रुके सलाई लाते हैं, सिगरेट पियेंगे। कहकर लाना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था और उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अब उसको संदेह नहीं था कि ये नकली है या असली है। अब उसको एकदम क्लियर हो गया कि यही जो है लपटन नहीं है, नकली है, भेष बदल कर आया हुआ है। अब वो निश्चय कर लिया कि हमको अब क्या करना है, कैसे यहाँ से निकलना है। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया, मतलब कि कोई वहाँ पे सोया हुआ था उसी से वह टकरा गया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ क्यों लाना, क्या क़यामत आ गई, जरा तो आंख लगने दी होती। वजीरा सिंह जो है वो सो रहा था, उसी से लाना सिंह क्या होता है जी टकरा गया। तो वजीरा सिंह बोलता है कि थोड़ा देर तो सो लेने देते, अभी तो आंख लगी थी। तो वो बोलता है लाना सिंह होश में आ जाओ। अब चौथा पार्ट है हम लोग का, 3 पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। चौथा पार्ट है, बोलता है होश में आ जाओ क़यामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। मतलब कि वो क़यामत किस प्रकार से आई है जी, लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। लपटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए। उसको तो अब शक हो गया है कि लपटन साहब जो है अब दूसरा अगर बन कर आया है तो वो जो पुराने लपटन साहब थे वो क्या हो गए होंगे, या तो मारे गए होंगे या फिर किसी के कैद में हो गए होंगे। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया। यह कौन है जी? जर्मन के साथ में लड़ाई हुई है, याद है आपको, अभी पीछे बताए हैं। तो यह जर्मन ही कोई आया हुआ है, सैनिक, जर्मन सैनिक या उसका कोई ऑफिसर आया हुआ है लपटन बनकर, ठीक है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की। मतलब सूबेदार जो है वो तो केवल जो हुक्म कहकर चला गया, ठीक है, उसको ऑर्डर दे दिया झूठ-मूठ का बाहर से ही और वो चला गया। लेकिन लाना सिंह इसका चेहरा देख लिया है, बोल रहा है कि मैंने देखा है और उससे बातें भी की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है। सोहरा मतलब एक प्रकार के उसको साला वगैरह बोलते हैं ना, गाली देता है। लाना सिंह उसको गाली देकर बोलता है कि वो उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, उर्दू भी बोलता है तो कैसा, किताबी उर्दू बोलता है और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मतलब वो बोलता है वजीरा सिंह तो अब क्या करे, अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। मतलब कि वहाँ पे कीचड़ में तो उसको झूठ-मूठ का भेज दिया है, वहाँ पे वो लोग तो सूबेदार लोग क्या करेंगे जी, उधर चक्कर काटते फिरेंगे, इधर से उधर घूमते रहेंगे, कोई मिलेगा थोड़े उधर, और उधर उन पर खुले में धावा हो जाएगा। और इधर उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। मतलब कि जहाँ पे पलटन गई है 10 लोग हम लोग को इधर छोड़ा है, हम भी लोग उधर ही क्या करते हैं, चलते हैं। अभी बहुत दूर न गए होंगे, अभी तो बातचीत में इतना दूर तो गए नहीं होंगे उन लोग का पीछा हम लोग करते हैं। बोलता है कौन? लाना सिंह। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए, खंदक की बात झूठ है, चले आओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पता तक न खड़के, देर मत करो। मतलब किसी को पता भी नहीं चले, देर मत करो, जल्दी से जाओ। उसको सूबेदार को यह इशारा दे दो कि वो सब झूठ है, कोई इधर नहीं आया, ठीक है। आगे बोलता है कि हुक्म तो यह है कि यहीं, मतलब हुक्म तो आया है कि यहीं पे रहें जब तक कोई दूसरा ऑर्डर नहीं आए। तो बोलता है ऐसी तैसी हुक्म की, मतलब ऐसा हुक्म किया जी जो हम लोग के देश का ही नहीं है, दूसरा कोई आया है फर्जी और वो हम लोग को हुक्म देता है, उसका हुक्म मानने का जरूरत क्या है। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह
जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म है। ठीक है, मतलब लौना सिंह उस समय अभी फौजी लोगों में सबसे बड़ा अफसर है। ठीक है, वो क्या है, जमादार है। बोलता है कि इस समय मेरा हुक्म सबसे बड़ा है, मैं लेफ्टिनेंट साहब का की खबर लेता हूँ। उस लेफ्टिनेंट जो है आया है बनकर जर्मन, उसका खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो, 8 नहीं 10 लाख। एक एक कितने लाख के बराबर है जी? 1-1 लाख के बराबर है, और अकेले वो 10 लाख 2-3 लाख के बराबर है। बोलता है 8 नहीं 10 लाख, एक अकेलेवा सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। एक अकेला जो सिख होता है वो 1.25 लाख के बराबर होता है। ठीक है, एक अकेला सिख कितने बराबर होता है जी? 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ, जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। जेब से बेल जो होता है उसके बराबर 3 गो गोला निकाला, बम मतलब निकाला है 3 ठो। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है। कितना गोला है जी? 3 गोला निकाला है जेब से। फिर आगे क्या होता है, तीनों को जगह जगह खंदकों की दीवारों में घुसेड़ दिया। जितने भी खंदक थे उसके दीवारों में उन तीनों गोलों को लगा दिया। ठीक है, और आगे क्या होता है, और तीनों में एक तार से बांध दिया। तीनों को क्या किया जी? एक ही तार से बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। तार के आगे एक गुत्थी थी, रस्सी थी। ठीक है, उसको कहाँ पर रखा जी? सिगड़ी के पास में रखा। बाहर की तरफ कर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने। ठीक है, बिजली की तरह दोनों हाथ से उल्टी बंदूक को उठाकर लौना सिंह ने साहब की कूहनी पर तान कर दे मारा। मतलब कि जो अब लौना सिंह एकदम तैयार हो गया है और क्या करता है, एकदम बिजली की तरह तेजी से दोनों हाथों से बंदूक ले लेता है। ठीक है, और जो लपटन था उस पर बंदूक तान दिया। ठीक है, कूहनी पर तान दिया और धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। जो धमाका हुआ उसके साथ में क्या हुआ जी? साहब जो था उसके हाथ से सिगरेट वो पी रहा था, दिया सलाई उसके हाथ से गिर गया, और वहीं पे वो सिगड़ी के पास में क्या लगाते थे जी? सूत लगाते था बम का। अब क्या होता है, लौना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आँख मीन गॉड बोलता है, मतलब कि ओ माय गॉड अंग्रेज सबका होता है ना, जर्मन सबका। ठीक है, मीन गॉड बोलता है, कहते हुए चित्त से हो गए। लौना सिंह जो है उसको एक कुंदा दबा दिया गर्दन के पास में और एक से उसको मार दिया। आगे बोलता है, लौना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लाया। साहब जो था वो लपटन, उसको घसीट के सिगड़ी के पास मिलाया और तीनों खंदक से वो बम को निकाल दिया फिर, और उसको बाहर फेंका। फिर आगे बोलता है कि जेबों की तलाशी ली। उसके जेब जो है, लपटन का जेब में तलाशी लिया कि उसमें कुछ रखा नहीं ना है जी। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकल कर उन्हें अपने जेब के हवाले कर लिया। उसके जेब से क्या निकला है? 3-4 डायरी निकला है, और क्या निकला है जी? 3-4 लिफाफा मिला है। ठीक है, और एक डायरी मिला है। 3-4 लिफाफा में कुछ लिखा होगा और एक डायरी मिलता है। एक डायरी किसके जेब से? लपटन के जेब से मिलता है। ठीक है, जेब से, याद रखिएगा। उसको अब लौना सिंह जो है अपने कब्जे में ले लिया, वो सब निकाल कर। और आगे क्या करता है, साहब की मूर्छा हटी। वो अब मूर्छित हुआ था, वो उसका मूर्छा हटा। लौना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? ठीक है, उससे अब बात करता है कि अब आपका मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। उसको अब मजाक कर रहा है लौना सिंह, किसके साथ? वो लपटन के साथ में। अब उसको तो अपने कब्जे में कर लिया है। पिन बोलता है कि आज तो मैंने बहुत बातें सीखी है जी। यह सीखा कि सिख जो है वो सिगरेट भी पिया करते हैं। यह सीखा कि जगाधारी के जिले में नील गाय होती है। मतलब जगाधारी जो है एक ऐसा जिला है जहाँ पे नील गाय भी होती है, और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। नील गाय के 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं। मुसलमान लोग कभी मूर्ति पर जल चढ़ा सकते हैं जी? यह भी वो झूठ मूठ का करते गया और वो सब में हाँ मिलाते गया लपटन। ये भी सीख लिया। फिर आगे बोलता है, और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। लपटन साहब जो हैं कहाँ? गधे पर चढ़ते हैं। खोते मतलब गधे, अभी बताए थे हम आपको। फिर आगे बोलता है कि पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख ली? हमारे लपटन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। मतलब बिना डैम के जो हमारे असली लपटन साहब थे वो तो 5 भी शब्द नहीं बोल पाते थे। आप इतना उर्दू कहाँ से सीख लिए जी? लहना के पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी, मतलब उसके पतलून के जो जेब थे वहाँ की तलाशी नहीं लिया था। साहब ने मानो
जाड़ी से बचाने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है। कहानी में शुरू में हम लोग पढ़े थे पार्ट 1 में कि यह लहना कहाँ का था, मांझे से आया था। अमृतसर में मांझा गांव था, वहाँ से आया था। और यह लहना जो है लपटन साहब के साथ, असली जो लपटन साहब थे उसके साथ में बहुत सालों तक रहा है। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। उसे चकमा देने के लिए कितने आंखें चाहिए? 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चे होने की तबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। औरत लोगों का बच्चा नहीं होता है तो उसके लिए तबीज वगैरह बना करते थे। वही एक मौलवी आया था उसके गाँव में, ठीक है, 3 महीना पहले। फिर आगे बोलता है कि चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था, जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। जर्मनी वाले क्या हैं जी? बहुत बड़े पंडित हैं। बोलता है वही, ठीक है, कौन? जो आया था उनके गांव में 3 महीना पहले, मौलवी। बोलता है कि ये लोग क्या होते हैं जी? बहुत बड़े पंडित होते हैं। फिर आगे बोलता है वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपये निकाल लो। मतलब कि जो आया था मौलवी, वो सब लोगों को क्या करता था जी? भड़काता था, उल्टा सीधा बातें बताता था जर्मनी के बारे, जर्मनी को लेकर, ठीक है। और बोलता था जर्मनी के जो पंडित होते हैं बहुत ज़्यादा विद्वान होते हैं, वेद पढ़ के उनमें बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। गौ को वो लोग नहीं मारते हैं। ये सब बोलता है, फालतू का बातें। फिर आगे बोलता है कि मंडी के बनियों को वो बहुत बहकाता था, डाकखाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। मतलब कि अब झूठ मूठ का भड़काता है कि सरकार का अब राज्य चला जाएगा, जल्दी से उसमें से डाकघर में जितना भी रुपया निकाल लो। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया। जो डाक बाबू कौन था याद रखिएगा, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। पोलूराम जो था वो क्या था? डाक बाबू था। पोलू राम, ठीक है, डाक वाला था। जितना भी इम्पोर्टेंट बात होगा वो सब आपको बोर्ड पे लिखा जाएगा। वो भी डर गया। और मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंड दी थी और गांव से बाहर निकालकर कहा था, जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। मतलब कि उसको भी वो पकड़ लिया था। लहना सिंह बहुत शातिर था, उसको भी वो पकड़ लिया, मौलवी को भी। उसका दाढ़ी नोच नाच कर एकदम फेंक दिया, ठीक है, और गाँव से बाहर निकाल दिया उसको। फिर उसको धमकी भी दिया कि आगे गाँव में पैर रखा तो सोच लेना क्या होगा। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी। जो उस समय पतलून का पॉकेट था, वहाँ पे लहना सिंह तो कोई जांच ही नहीं किया था। और वो जब पतलून में अपना पतलून के पॉकेट में जब हाथ लगाया तो लहना सिंह सोचा कि ठंडा है, ऐसे ही हाथ लगाया होगा बचने के लिए ठंडा से। लेकिन उसी में वो बंदूक निकला था। फटाक से इतना जब बातचीत कर रहा था लहना सिंह को वैसे देर नहीं करना चाहिए, लेकिन झूठ-मूठ का बातचीत करने लगा इतना। और उतना ही में वो अपना जेब से बंदूक निकाला फटाक से, और क्या करता है जी? उसके जांग पर गोली चला दिया फटाक से। कौन? तो ये जो लपटन था, नकली बनकर आया था जर्मन, वो फटाक से जांग पर गोली चला दिया, लहना के जांग पर लग गया। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी थी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे तो यह कर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। मतलब कि जो ही वो जांग पर गोली चलाया तो ये भी लहना सिंह उसको मार दिया, ठीक है। लहना सिंह फटाक से 2 फायर किया और वो मर गया। कौन? लपटन। और इधर जो है बोधा सिंह भी उसको बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ध्यान रखता था उसका, तो वो भी एकदम उसको चाहता था। कौन? बोधा सिंह। तो बोधा सिंह बोलता है कि क्या हो गया लहना सिंह? लहना सिंह बोलता है झूठ मूठ का, उसको इधर नहीं आने के लिए क्या कहता है, झूठ मूठ का बोल देता है कि कुछ नहीं हुआ, कुत्ता एक है, हुड़ाक किया था, हड़का था, मतलब कुछ हुआ नहीं है, ठीक है, ऐसे कहकर उसको टाल दिया। तो क्या होता है, औरों से सब हाल कह दिया। मतलब कि उसको छोड़कर, बोधा सिंह को छोड़कर सबसे अपना हाल बता दिया कि जांग पर गोली लगा और ये जो है नकली है, सब कुछ सबसे बता दिया उसको छोड़कर। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव की दोनों तरफ पट्टियाँ कसकर बांध ली। मतलब जहाँ पे गोली लगा था वहाँ पे दोनों तरफ से पट्टी बांध लिया था, ठीक है। और घाव मांस में ही था, अभी घाव जो था मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। पट्टी जब बांध दिया था तो खून तो निकलना बंद हो गया था, ठीक है। लहू मतलब क्या होता है? खून। अब देखिए आगे क्या होता है। उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। उतने ही में क्या होता है जी, वो तो अपना प्लान बनाकर पहले ही से आया था। 70 गो जर्मन जो है वो खाई में घुस पड़ते हैं, ठीक है।
आगे बोलता है कि सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका। वहाँ पे भी 8 सिख थे, ठीक है, और भी वो लोग को भी बोल दिया था, जो लेकर गया था सूबेदार, उसको भी वो लोग तो बोलने के लिए चले ही गए थे। तो सिख का जो बंदूक है वो इतना बंदूक चला कि उन लोग का पहला जो है पलटन, पहला धावे को रोक दिया था। किसके? 70 जर्मन जो आए थे। पर यहाँ थे 8। यहाँ पे कितने थे? 8 थे। पहले ही कहानी में भी बताए थे। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था, वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और लोग क्या थे? लेट कर लड़ाई कर रहे थे, और वो क्या था? खड़ा था, देख देख कर इधर उधर किसी किसी को मार रहा था, ठीक है। और वे थे 70। कौन? जर्मन लोग 70 थे, वे लोग केवल 8 ही थे। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। वो लोग अपने, जिसको आगे वाले को तो गोली उससे मारते जाते थे, लेकिन पीछे वाले और भी जितने थे 70 थे टोटल मिलाकर, तो पीछे वाले जो हैं, जो आगे मरते जाते थे, उन पे भी चढ़ के आगे बढ़ते जाते थे, ठीक है। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी की खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों के पीठ पर पड़ने लगे। मतलब पीछे से जिसको बोला था वो लाना सिंह, उसका चाल जो है कामयाब हो गया। पीछे से वो भी लोग 40 जो थे आने लगे, और पीछे से उन लोगों को भी अपना वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी की खालसा कहकर सिख लोग ये बोलते हैं, और बोलकर उधर से पीछे से बंदूकें चलाने लगे। अब ये लोग तो बीच में घेरा गए हैं। 70 लोग जो हैं पहले से भी कुछ मर गए, और बीच में जितने भी हैं घेरा गए हैं दोनों ओर से, ठीक है। और सामने से लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। मतलब दोनों ओर से अब बंदूकें चलने लगी। एक किलकरी और अकाल सिखा दी फौज आई, वाह गुरुजी दी फतह, वाह गुरुजी दी खालसा। सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। इतने में लड़ाई खत्म हो गया, सभी लोग मर गए। 63 जर्मन या तो खेत रहे या करा रहे थे। मतलब 63 को जर्मन जो थे या तो मर गए थे, या फिर कुछ लोग घवायल थे, करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सिख लोग भी, उतने लड़ाई हुआ तो कुछ लोग इधर से भी तो मारे जाएंगे, तो 15 सिख मरे गए। कितने सिख मरे गए जी? 15 को सिख मर गए। 63 को इसमें से कौन? जर्मन लोग मर गए, या तो करा रहे थे। फिर आगे क्या होता है? सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई थी। सूबेदार जो था उसका, सूबेदार कौन था? हजारा सिंह, याद रहेगा, ठीक है। तो उसका दाहिना जो कंधा था वहाँ से गोली जो है आर पार निकल गया था। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी थी। लहना सिंह का भी पसली में एक गोली लग गया था, ठीक है। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया, और बाकी पर साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। जहाँ पे, मतलब कि जहाँ पे वो था खंदक में, उसी खंदक का मिट्टी को, गीला हुआ मिट्टी को वहाँ पे लगा कर भर लिया था जहाँ पे घाव हुआ था, और उसको बांध भी दिया था। किससे? तो वो घाव लिया और कमर कस कर बांध लिया साफा से, ठीक है, याद रखिएगा। किसी को खबर ना हुई कि लहना सिंह के दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। किसी को भी ये बात वो मालूम नहीं होने दिया लहना सिंह कि हमको दूसरे जगह भी जांग पर बहुत जोर से घाव लगा है, ठीक है। तो लड़ाई के समय चांद निकल आया था। लड़ाई होते होते अब मतलब कि शाम हो गई, चांद निकल आया था। ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी कि जैसे कि बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणा पदेशाचार्य कहलाती। दंत वीणो पदेशाचार्य कहलाती। किसके भाषा में जी? बाण भट्ट की भाषा में। वजीरा सिंह कह रहा था कि जैसे कैसे कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। मतलब कि ये लड़ाई किसके किसके बीच में हो रही थी जी? जर्मनी और फ्रांस के बीच में। याद रखिएगा, फ्रांस वाले ये सब थे सूबेदार वगैरह जो लड़ने आए थे, लहना सिंह वगैरह, और ये सब जो थे जर्मन में आए हुए थे लड़ने के लिए, जर्मन के लिए लड़ने। फिर से एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। ये लोग जो है लहना सिंह वगैरह ये सब फ्रांस से थे, और किसके खिलाफ लड़ रहे थे? तो जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे, ठीक है। आगे क्या होता है कि सूबेदार लहना सिंह ने से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे, और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज तो सब मारे जाते। लहना सिंह अगर नहीं होता तो आज तो सब लोग मारे ही जाते, वो दिमाग नहीं लगाता तो, ठीक है। यही बोल रहा है कौन? वजीरा सिंह, ठीक है। आगे होता है कि इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर
कि खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली। वहाँ पे 2 डॉक्टर फटाक से आ गए थे, ठीक है, टेलीफोन कर दिया था। जितना दूर आगे तक आवाज़ सुनाया था, बहुत दूर तक ये लड़ाई का आवाज़ सुनाया था। और उधर के लोग जो है टेलीफोन से डॉक्टर को भेज दिए थे, 2 डॉक्टर को और 2 गाड़ी वालों को, ठीक है, एम्बुलेंस को मतलब भेज दिए थे, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर वहाँ पे आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए। सूबेदार जो था वो लहना सिंह के जांग में भी पट्टी बंधवाना चाहा, लेकिन क्या होता है कि वह गाड़ी में बांधवाना ही चाहा, पर उसने यहाँ कर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। झूठ मूठ कर टाल दिया कि यार ये तो थोड़ा सा घाव है, इसको सवेरे देख लेंगे, ठीक है, लहना सिंह। लेकिन वो जो घाव था वो बहुत बड़ा लगा था। आगे बोलता है कि बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। ज्वर मतलब बुखार होता है, ठीक है। बोधा सिंह जो है उसको बुखार लग गया था, वो बरबरा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना सिंह को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। सूबेदार जो था हजारा सिंह, वो लहना सिंह को छोड़कर नहीं जा रहा था, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जाते नहीं थे। यह देख ले लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध, जो इस गाड़ी में न चले जाओ, और तुम मेरे लिए वहाँ पहुंचकर गाड़ी भेज देना। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं हो मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास ही है। मतलब कि लहना सिंह जो है वो सूबेदार को कैसे भी मना लेता है कि तुम्हें सूबेदारनी का कसम है, ठीक है, बोधा का कसम है, तुम यहाँ से चले जाओ, और जाओगे तो थोड़ा देर में तो एम्बुलेंस फिर आएगी ही, और मेरे साथ में वजीरा सिंह है। ये झूठ मूठ का बोलता है कि मैं देख नहीं रहे, वो सीधा खड़ा है, हमको कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। कौन? लहना सिंह बोलता है। फिर अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला अब आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। बोलता है कि सूबेदारनी होरा को मेरा माथा टेकने के लिए लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। देखिए कहानी का नाम क्या है, उसने कहा था। बोले थे हम पहले ही कि कहानी जो है बहुत मज़ेदार है। अब उसने कहा था का मतलब आप लोग अब समझिएगा, उसने कहा था इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। तो बोलता है कि उन्होंने मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। मतलब कि उसने, सूबेदारनी ने जो कहा था वो मैंने कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तो तू ही कह देना। उसने क्या कहा था? मतलब कि उसने क्या कहा था, आप लोग बात समझे ना। सूबेदारनी ने उससे, लहना सिंह से क्या कहा था, उससे जाकर तुम खुद ही कह देगा। कौन बोलता है? सूबेदार बोलता है कि जो सूबेदारनी कही थी तुमसे, तुमको जो उससे कहना है, लहना सिंह को जो कहना है वो जाकर खुद ही कह दो। बोलता है कौन? सूबेदार। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा है वह लिख देना और कह देना। मतलब लहना सिंह माना नहीं, उसके साथ में नहीं गया। वो बोलता है कि मैंने जो कहा है वो लिख देना और उससे कह देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मतलब कमरबंद जो कमर के पास में बाना है उसको खोल दो और क्या करो, पानी पिला दो। वजीरा सिंह से बोलता है कौन? लहना सिंह। अब उसका घाव जो है असर कर रहा है, बहुत बड़ा घाव था उसको, ठीक है। अब हम लोग का यहाँ तक 4 पार्ट खत्म हो गया है, आप लोग देख लीजिए, अच्छे से समझ गए होंगे इतना तक। तो चलिए अब हम लोग 5वें पार्ट को देखते हैं। कहानी बहुत लंबा है लेकिन अब खत्म होने वाला ही है। अंतिम तक बने रहिएगा। आगे हमारे 5वें पार्ट में कह रहा है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। मतलब लहना सिंह जो है अब उसका अंतिम समय चल रहा है और मृत्यु के कुछ समय पहले जो है एकदम जो भी चीज़ होता है एकदम साफ हो जाता है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का था। लहना सिंह कितने वर्ष का था उस समय? 12 वर्ष का था। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ था। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती थी। मतलब यह बात याद रखिएगा कि लहना सिंह का उस समय उम्र कितना था जी? 12 वर्ष का था जब वो अमृतसर में आया हुआ था अपने मामा के यहाँ। उस समय लड़की जो थी उसका उम्र कितना था? लड़की ही अभी सूबेदारनी बन गई, याद रखिएगा, ठीक है। आगे कहानी में पढ़ेंगे। लड़की जो है उसका शादी हो जाता है सूबेदार से, ठीक है। तो वही सूबेदार से जब शादी होता है तो लहना सिंह को एक वचन दी थी, वही बात है, उसी वचन को ये निभाने के लिए आया था। तो
इसीलिए कहता है कि जो उसने कहा था वो कर दिया, इसीलिए कहानी का भी नाम क्या है, उसने कहा था। ठीक है, तो लड़की जो है उस समय 8 साल की थी और लड़का 12 साल का था, लहना सिंह। ठीक है वो कहानी में बताता है आगे कि एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई, मतलब कि वह बार बार पूछता था लहना सिंह कि तेरी कुरमाई हो गई, वैसे ही एक दिन पूछा तो वो बोल देती है हाँ हो गई, देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू। तो सुनते ही लहना सिंह को बहुत दुख हुआ, क्रोध आया। आपको कहानी में पार्ट 1 में बताए ही थे, सब सब्जी वालों को, दूध वाला सब उड़ेल उड़ेल कर कैसे भी बच्चे को ईंटा मारकर, कुत्ता को मारकर कैसे कैसे घर पे पहुंचा था, इतना उसको क्रोध आ गया था। ठीक है, फिर वजीरा सिंह पानी पिला दे, वजीरा सिंह को फिर बोलता है कि वजीरा सिंह जल्दी पानी लाओ। 25 वर्ष बीत गए, अभी वो 25 वर्ष बीत गए और लहना सिंह कितने साल का हो गया है जी, 77। लहना सिंह अब 25 और 12 जोड़ लीजिए, 62 वर्ष का हो गया है। ठीक, नहीं 25 और 12 को जोड़ लीजिए, कितना वर्ष का हो जाता है जी, 37 वर्ष का ये लहना सिंह हो जाता है। ठीक है, और बोलता है कि लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमेदार हो गया है। ये एग्जाम में आया था आपका नंबर 77 राइफल्स। ठीक है, नंबर 77 राइफल्स, इसी का जमादार है लहना सिंह। कहाँ का जमादार है पूछेगा, क्या बताइएगा, नंबर 77 राइफल्स। ठीक है, उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजीरा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर आते हैं, लौटते समय हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता है और सूबेदार उसे बहुत ज़्यादा चाहता है। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा, मतलब कि लहना सिंह को सूबेदार जो है बहुत ज़्यादा चाहता है, और दोनों को वहाँ पर जाने के लिए चिट्ठी आई थी। तो लहना सिंह से सूबेदार बोलता है कि हम और बोधा तुमको बहुत चाहते हैं, तुम हमारे घर पे आओ पहले, तो हम लोग दोनों यहीं से चलेंगे, रास्ते में मतलब उसको जाने का पड़ता है। तो बोलता है कि आओ इसी रास्ते से चलेंगे, गांव में ही पड़ता है। तो जब चलने लगा, लहना सिंह उसके घर की ओर जा रहा था, तो जब चलने लगे तब सूबेदार बड़े बेड़े में से निकल कर आया। बोला लहना सिंह सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। मतलब कि सूबेदार तो ये सब कहानी अभी नहीं जानता है कि बचपन में क्या हुआ था। ठीक है, और सूबेदारनी उसको लहना सिंह को जानती थी, वह देखी तो उसको पहचान ली और बोलती है कि उसको थोड़ा भेज दो। किससे, सूबेदार से बोली है कि उसको भेज दीजिए। तो सूबेदार भी जाकर वो बात कह देता है कि जाओ, तुमको सूबेदारनी जानती है, वो तुमको बुला रही है। लहना सिंह भीतर पहुंचा, सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे ही नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। आशीष सुनी, लहना सिंह चुप, मतलब कि जो लहना सिंह बोली उसको तो वो चुप रह गया। लहना सिंह पहले जाकर उसको घर में भीतर गया तो उसको मत्था टेकना कहा। ठीक है, वहाँ पे गोड़, उन लोगों को, बड़े लोगों को गोड़ लागने के लिए क्या कहते हैं, मत्था टेकना। ठीक है, तो बोलता है फिर मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुरमाई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवल बदली, पसली का घाव बह निकला। ठीक है, इन भावों से उसका जो पसली का घाव था, ये सब बातें जब याद करने लगा लहना सिंह, तो उसका जो पसली का घाव था वो बह गया। ठीक है, वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। ठीक है, बात फिर आया ना, स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है। कहाँ पर ज़मीन है ये भी याद रखिएगा, लायलपुर में ज़मीन है, लायलपुर में ज़मीन है, सरकार ने दी है। ठीक है, और सूबेदारनी बोलती है कि मेरे तो भाग फूट गए हैं। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तिमियों की घगरिया पलटन क्यों न बना दी है। जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, मतलब सूबेदार जी जो है उसका केवल एक ही बेटा है, और दोनों आप लोग जानते ही हैं कि बोधा सिंह उसका बेटा था, वो भी लड़ाई में चला गया है। और ये जो है लहना सिंह से कहती है, कौन, सूबेदार ने, कि काश हम भी चले जाते लड़ाई में। तो फौज में भर्ती हुए उसके 1 ही वर्ष हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। मतलब कि उसके पहले भी, बोधा सिंह के पहले भी 4 ठो और जन्म लिए थे, लेकिन चारों में से कोई बचा नहीं है। ये लास्ट है बोधा सिंह, ये बचा है, और ये भी जो है फौज में ही चला गया है।
और फौज में तो आप लोग जानते ही हैं कि जान जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, और ये जो है चिंता करती है बहुत ज़्यादा। फिर बोलता है कि सूबेदारनी रोने लगी, अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्तों पर खड़ा कर दिया था। मतलब कि वो जो है अपना बचपन की कहानी याद दिलाती है किसको, लाना सिंह को, कि याद है तुम जब एक टांगे वाला ने क्या किया था जी, टांगे वाला का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास में बिगड़ गया था तो तुमने उस दिन मेरा प्राण बचाया था। ठीक है, लाना सिंह जो है उस टांगे वाले से जो घोड़ा था उससे इस लड़की का जो है प्राण बचाया था, यही बात ही उसको याद दिलाती है। तो बोलती है कि ऐसे ही इन दोनों का भी प्राण बचाना। वो अब इसको एक क्या दे देती है, काम सौंप दे देती है कि जैसे उस दिन तुमने मेरा प्राण बचाया था वैसे ही अब तुम इन दोनों का भी प्राण बचाना। यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। वो उसे भिक्षा मानती है कि मतलब कि आंचल पसार कर बोलती है कि तुम मेरा यह काम भी कर दो कि जैसे मेरा प्राण बचाया हो वैसे ही इन दोनों का भी प्राण बचा देना। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था, यहाँ भी बोल रहा है कि उसने कहा था, मैंने उसका काम तो कर दिया। ठीक है, दोनों का प्राण बचा दिया ना जी, लेकिन खुद का जान अपना गंवाने लगा और दोनों का प्राण वजीरा सिंह और हजारा सिंह और उसका बेटा बोधा सिंह का दोनों का प्राण बचाकर उन दोनों को भेज दिया गाड़ी में, लेकिन खुद का जो जांघ पर बड़ा घाव था उसको उसने अनदेखा कर दिया। ठीक है, और फिर बोलता है, बार बार बोलता है, जब जब स्वप्न याद कर रहा है तब तो बोल रहा है वजीरा पानी पिला। ठीक है, लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा जब मांगता है। लेकिन देखिए, अगर कहानी में हम लोग पहले देखें तो लहना सिंह का क्या इच्छा थी, उसका कैसा मौत वो चाहता था, वो चाहता था कि उसका जो है वो कीर्तर सिंह उसका भाई जो था उसके गोद में उसका क्या हो, सिर हो, और वो आम के पेड़ के छांव के नीचे ही उसका मृत्यु हो। वो ऐसा चाह रहा था लहना सिंह। लेकिन अभी वजीरा सिंह के गोद में वो बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। बार बार पानी मांगता है और बार बार वो वजीरा पानी पिलाता है। आधा घंटा तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ। मतलब कि वजीरा सिंह को वो बोलता है, कौन? कीरत सिंह। तो वो भी वजीरा बोल देता है, हाँ हाँ मैं ही हूँ। और भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया, अपना पट पर उसका सिर रख लिया और ऊंचा कर लिया। ठीक है, उसका तो यही इच्छा थी कि उसी के गोद में मरे। तो वजीरा ही बन गया कीरत सिंह यहाँ पे। ठीक है, वजीरा क्या बन गया है जी, कीरत सिंह। और हाँ, अब ठीक है, पानी पिला दे बस, अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यही बैठ कर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। आम का वो पेड़ अपने स्वप्न में सोच रहा है कि लगाए हैं, और चाचा भतीजा दोनों साथ में ही क्या खाना जी, आम खाना। वजीरा के आंसू टप टप टपक रहे थे। वजीरा सिंह अब रोने लगा। अब देख लिया कि इसका प्राण तो अब जाने वाला है। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 राइफल सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। ये कौन है? नंबर 77 राइफल्स सिख है, उसका नाम क्या है जी, लहना सिंह। कुछ दिन पहले मर गया। ठीक है, तो आपको यह कहानी बहुत मज़ेदार लगा होगा। यह कहानी बहुत इंटरेस्टिंग था भी। ठीक है, बहुत बड़ा कहानी था, लेकिन यह जो कहानी है एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहता है। आज के लिए इतना ही, चलते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में।